सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ भाषा शिक्षण को लेकर। सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स धनबाद से सीबीएसई इन हाउस टीचर्स ट्रेनिंग। हमारा टॉपिक है भाषा शिक्षण। सबसे पहले हम भाषा की भूमिका को देखेंगे। भाषा शिक्षण एक माध्यम है जिसकी सहायता से इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक को किस प्रकार से पढ़ना लिखना सिखाया जाए, जिससे बालक भाषा का समय के साथ प्रयोग करना सीख सके। यानी भाषा वो माध्यम होती है जिससे हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और भाव विचारों को तो व्यक्त करते ही हैं, साथ साथ पढ़ना लिखना और जान पाते हैं। सबसे पहले सीबीएसई में जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें भाषा शिक्षण के विषय में कहा गया है कि सभी भाषाओं के शिक्षण को नवीन और अनुभव विधियों के माध्यम से समृद्ध किया जाएगा, जिसमें सरलीकरण और ऐप्स के माध्यम से भाषाओं के सांस्कृतिक पहलुओं जैसे कि फिल्म, थिएटर, कथावाचक, काव्य और संगीत को जोड़ते हुए और विभिन्न प्रासंगिक विषयों के साथ और वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ संबंधों को दिखाते हुए इन्हें सिखाया जाएगा। इस प्रकार भाषाओं का शिक्षण भी अनुभव अधिगम शिक्षण शास्त्र पर आधारित होगा। किसी भी परिवार में बच्चे के जन्म लेते ही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे माँ द्वारा बोले जाने वाली भाषा मातृभाषा के रूप में वे सर्वप्रथम सीखता है और फिर घर के सभी सदस्य के साथ बातचीत करना सीखता है। यहाँ पर भाषा की कुछ परिभाषाएं दी हुई है। भाषा की कुछ परिभाषा है, यानी कि पतंजलि के अनुसार भाषा की परिभाषा इस प्रकार है। भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णात्मक एवं वर्णात्मक या व्यक्त शब्द द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार जो है भाषा संसार का नादमय चित्रण है। यहाँ नाद हो गया है, नादमय चित्रण है। यहाँ पर कोई भी भाषा जब भी हम बालक को सिखाते हैं, छात्रों को सिखाते हैं, तो उसके सीढ़ियाँ होती हैं। भाषा को सीखने की सीढ़ियाँ होती हैं, उसे सोपान कहा जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है चित्र, यहाँ पर है भाषा कौशल के सोपान। तो भाषा कौशल के जो प्रथम सोपान जो होता है वो है श्रवण, यानी सुनकर सीखना। घर में वे सुनकर, विद्यालय में भी आते हैं तो सुनकर बच्चे भाषा को सीखते हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, मातृभाषा या फिर अन्य अपनी क्षेत्रीय भाषा। भाषण के माध्यम से भी भाषा को सीखा जाता है। दूसरा है पठन। पठन का अर्थ होता है पढ़ना, यानी बच्चा पढ़कर अपने भाषा में पारंगत हासिल है, यानी उस भाषा को सीखता है। दूसरा है लेखन, यानी लिखकर वो अपने भाषा को सीखता है। तो यहाँ पर भाषा सीखने के ये 4 सोपान आवश्यक है, ये 4 सीढ़ियाँ आवश्यक है। महत्वपूर्ण है कि इन्हीं चारों के माध्यम से बच्चा जो है वो भाषा को सीख पाता है। इन चारों सोपानों को क्रमशः साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम मनोवैज्ञानिक तरीके से कौशल के उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। यानी भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है भाषा सीखना, तो उस उद्देश्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम श्रवण कर सके, भाषण, पठन और लेखन कर सके। इन 4 सीढ़ियों के माध्यम से हम उस भाषा कौशल के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ये भाषा कौशल के जो सोपान हैं, इसमें यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे ग्रहण क्या करते हैं। जो ग्रहण करते हैं वो है श्रवण और पठन, यानी सुनकर और पढ़कर बच्चे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। किसी भी विषय को जब बालक पढ़ता है तो उसमें ग्रहण जो करता है वो कैसे करता है, सुनकर करता है और पढ़कर करता है। और दूसरा हमारा है भाषण और
विषय बालक पढ़ता है तो उसे अभिव्यक्ति करने के लिए वो कौन सा माध्यम को अपनाता है? पहला तो भाषण के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, या फिर लेखन के माध्यम से वो अपने विचारों को व्यक्त करता है। यह है पठन कौशल के यहाँ पर बताए गए हैं प्रकार, जो यहाँ पर बताया गया है कि जो हम पढ़ते हैं, जैसे आदर्श वाचन एक शिक्षक के द्वारा, जब शिक्षक बोलते हैं और छात्र जब सुनते हैं, छात्र मतलब उनके अनुकरण करते हैं। जब भी शिक्षक क्लास कक्षा में अपना बोलते हैं तो बालक क्या करते हैं? सुनते हैं और सुनकर उसका अनुकरण करते हैं। तो शिक्षक के द्वारा सस्वर वाचन होता है। दूसरा है अनुकरण वाचन, यानी छात्रों के द्वारा उससे जो बच्चे जो बाल शिक्षक पढ़ते हैं उससे उनका अनुकरण यानी दोहराते हैं, तो वो हो गया हमारा छात्रों के द्वारा। समवेत वाचन यानी समूह के में छात्रों के द्वारा कुछ समूह तैयार किए जाते हैं और उसमें बच्चे क्या होते हैं? उस पाठ को पढ़ते हैं, तो ये भी सस्वर वाचन। दूसरा होता है मौन पठन। सामान्य मौन पठन यानी सामान्य तौर पर हम लोग जो पढ़ते हैं मौन होकर पढ़ते हैं। दूसरा है गंभीर मौन पठन। गंभीर कोई भी विषय है जिसको हमको ज्यादा उससे सोचना है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए, तो उसको हम लोग गंभीर मौन से पढ़ते हैं। एक है द्रुत पठन। लेखन कौशल, जब लेखन कौशल का विकास होता है तो इसमें है चारों कौशलों में अंतिम कौशल जो होता है लेखन कौशल है। भाषा को लिपिबद्ध करना ही लेखन कौशल है। भाषा के स्वरूप को अस्थायित्व प्रदान किया जाता है, यह वर्तनी का महत्व है। यानी लेखन कौशल में लिपि हमारी अच्छी होती है। उद्देश्य है इसका अक्षर, शब्द, वाक्य के स्वरूप का ज्ञान होना, भावों को लिपिबद्ध करके अस्थायित्व प्रदान करना। यहाँ पर ऐसे इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने दिया है भाषा जो है हिंदी भाषा का जो विकास है, थोड़ा सा यहाँ पर चित्र यहाँ पर है हिंदी भाषा के विकास का, कि हिंदी भाषा का जब विकास हुआ तो ये 3 भाग में हुआ। जैसे स्वर सैनी अभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी अभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। स्वर सैनी अभ्रंश जो है उससे 3 भाषाएं निकल कर आई। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है पहाड़ी हिंदी यानी पहाड़ी वर्ग। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली कोरवी, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली। राजस्थानी से आया मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। और पहाड़ी हिंदी से आया पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, गढ़वाली या कुमाऊनी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी से आया हमारा मगही, भोजपुरी और मैथिली। यहाँ पर ये चार्ट के द्वारा हिंदी भाषा के विकास को दिखाया गया है। यहाँ पर देखें हिंदी भाषा के शिक्षण की विधियां। हिंदी भाषा की जो शिक्षण की विधियां हैं आगे हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां एक शिक्षक छात्रों को पढ़ाने, ज्ञान प्रदान करने हेतु जो भी तरीके काम में लेता है वो सभी शिक्षण की विधियां कहलाती हैं। यानी शिक्षक कक्षा में जो जाता है और जिस विधि से वो पढ़ाते हैं वो सारी विधियां शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। तो सर्वप्रथम हम लोग अनुकरण की विधि, जो अभी हम लोग सवाल में हम लोग देख रहे थे, अनुकरण विधि का प्रयोग भाषण एवं वाचन के द्वारा किया जाता है। यानी शिक्षक कक्षा में जाते हैं और अपना भाषण यानी जो भी पाठ है उसको अपने वाचन के द्वारा बच्चों के समक्ष रखते हैं। इस विधि से छात्रों में लेखन का विकास एवं भाषण कौशल का विकास होता है। इस विधि द्वारा एक बालक पढ़ना, लिखना, अच्छे से उच्चारण करना सीखता है। इस विधि में शिक्षक बोल बोलकर शब्दों का उच्चारण छात्रों को करके सिखाता है और बालक उच्चारण का अनुकरण कर उस शब्द को बोलना सीखता है। ये प्राइमरी क्लास में सबसे अधिक होता है। जब हम बच्चों को
उच्चारण करना सिखाते हैं तब इस विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। यह विधि करके सीखने पर बल देती है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालक को आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरा है हमारा प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है, अर्थात भाषा के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। इस विधि का निर्माण व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने हेतु किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यह विधि प्राथमिक कक्षाओं में अत्यधिक उपयोगी होता है, यानी दृश्य दिखाकर या फिर कोई कहानी सुनाकर हम लोग बच्चों को पाठ के बारे में बताते हैं और फिर उसे प्रश्न करते हैं। यह विधि मौखिक अभ्यास पर अधिक बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। दोष है, लेकिन इस विधि में कुछ दोष भी है। इस विधि के दोष है कि इस विधि में अधिक सुनने और बोलने पर बल दिया जाता है, किंतु लेखन और वाचन की अवहेलना की जाती है। छात्रों को शब्दावली का बहुत ही सीमित ज्ञान हो पाता है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है हमारा व्याकरण विधि। व्याकरण विधि, इस विधि में मुख्य रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है, यानी इसमें व्याकरण पढ़ाया जाता है और व्याकरण को हमेशा नियम द्वारा ही सीखा जा सकता है। इस विधि से छात्र स्वयं करते हैं। इस विधि द्वारा छात्रों को ध्वनि का ज्ञान, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान हो जाता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा में कम अशुद्धियां होती है, यानी कि व्याकरण विधि के द्वारा बच्चों में जो है शुद्ध वर्तनी का ज्ञान भी हो जाता है, ध्वनि का ज्ञान हो जाता है, वर्ण के उच्चारण का, और साथ ही साथ उसमें कम अशुद्धियां भी होती हैं। इसके दोष है, व्याकरण विधि के दोष हैं, इसमें नियमों का अत्यधिक अभ्यास होता है, जिससे कक्षा में निरसता आ जाती है। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, निरस हो जाता है। इस विधि के द्वारा छात्रों का प्राकृतिक रूप से विकास नहीं हो पाता है। यह विधि अरुचिकर होती है क्योंकि यह रटने पर जोर देती है। अगला है हमारा इकाई विधि। यह अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि द्वारा अध्यापक दैनिक पाठ योजना का निर्माण करता है। जो अधिकतर शिक्षक हमारे यहाँ जो भी पढ़ाते हैं, अभी इसी विधि से हम लोग पढ़ाते हैं, इकाई विधि। यानी कि इस विधि द्वारा अध्यापक दैनिक जो है दैनिक पाठ योजना का निर्माण करता है। यह विधि पूर्ण से अंश की ओर कार्य करती है। इस विधि में संपूर्ण विषय को ध्यान में रखा जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें जो अधिगम प्रक्रिया होती है वो व्यवस्थित होती है। यह विधि छात्रों को स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। लेकिन इसमें कुछ दोष भी है। इस विधि का मुख्य दोष है कि इसमें समय बहुत अधिक लगता है। इस विधि में केवल उद्देश्य पर आधारित कार्य किया जाता है। आगमन विधि, इसमें चित्र दिया हुआ है। आगमन विधि में इस शिक्षण विधि में सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। यानी अगर हमें एकता में बल है तो पढ़ाना है तो हम ये चित्र जो है बच्चों को दिखा सकते हैं, पहले कहानी को बता सकते हैं और फिर इस विषय वस्तु पर आकर उसे पढ़ा सकते हैं। तो इसमें है, इस शिक्षण विधि में सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। इसके पश्चात उदाहरणों के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थी को करके सीखने पर बल देती है। इसमें भी दोष है। इस विधि के द्वारा हर विषयों का उदाहरणों द्वारा समझाकर नियम नहीं निकाले जा सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बालक इस विधि को नहीं कर सकते हैं। यह विधि बहुत अधिक समय लेती है। अगला हमारा है निगमन विधि। इस विधि को सूत्र प्रणाली एवं संश्लेषण प्रणाली
नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर और नियमों को समझाया जाता है, अर्थात सर्वप्रथम नियम, उसके पश्चात और नियम सत्यापित करने हेतु विभिन्न उदाहरण दिए जाते हैं। इस विधि को सिद्धांत प्रणाली भी कहा जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक के सारे नियम सिखाते हैं। दो सेंस में इस विधि में नियमों एवं सिद्धांतों को रखना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी कक्षा में रुचि नहीं ले पाते हैं। निगमन विधि द्वारा बालकों की रचनात्मक ज्ञान का विकास नहीं हो पाता है, वह अपने स्वयं द्वारा नहीं सीख पाते हैं। सिद्धांत से कक्षाओं में निरस्ता आ जाती है इस विधि से। उसके बाद है प्रोजेक्ट विधि। इस विधि के अनुसार विद्यार्थी अपनी समस्या का हल स्वाभाविक रूप से खोजने की कोशिश करता है और उस समस्या का हल भी करता है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है। तत्पश्चात उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। इस विधि द्वारा सभी विषयों का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। इस विधि से विद्यार्थी सक्रिय या क्रियाशील रहते हैं, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इसमें उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। कुछ दो सेट्स में बहुत अधिक समय लेती है ये विधि। इस विधि द्वारा समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है, संसाधनों की कमी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह विधि कार्य नहीं कर पाती है। अंत में है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन शिक्षण विधियों में से एक है। प्राचीन समय में गुरुकुल में इस विधि पर आधारित शिक्षण कार्य किया जाता था। इस विधि में केवल अध्यापक सक्रिय रहते हैं, क्योंकि वह पाठ्य वस्तु से संबंधित व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। व्याख्यान विधि भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। इस विधि द्वारा पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा कराया जा सकता है। शिक्षण हेतु कोई विशेष यंत्र अथवा उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। दो से इसमें लगातार व्याख्यान से कक्षा में निरस्ता आ जाती है। इस विधि में छात्र पूरी तरह निष्क्रिय रहते हैं। व्यवहारिक विषयों एवं प्रयोग व प्रदर्शन को व्याख्यान पद्धति द्वारा कहना संभव नहीं है। हिंदी शिक्षण अधिकतर इस विधि द्वारा ही किया जाता है, व्याख्यान विधि के द्वारा। भाषा शिक्षण के महत्व एवं उद्देश्य। इसमें भाषा शिक्षण के महत्व उद्देश्य को दिखाया गया है कि वक्ता के कथन को समझने की योग्यता का विकास करना होता है। भाषा शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है, यानी कि भाषा शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है कि वक्ता के कथन को समझने की योग्यता प्रदान करना, समझ के साथ पाठ की योग्यता का विकास करना, सहज अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, सुसंगत लेखन का विकास करना, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन क्षमता का विकास करना, सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप बालक के भाषा को डालना भी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अंतिम में हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है, शिक्षा से ही संसार चमकता है, युग युग आगे बढ़ता है। शिक्षा से ही संसार चमकता है, युग युग आगे बढ़ता है। अंधकूप से निकला मानव कदम चांद पर रखता है, कदम चांद पर रखता है। धन्यवाद।